नमस्कार साथियों, नमस्ते जी, नमस्ते। तो आइए आज हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और कक्षा को प्रारंभ करने से पहले पिछले कक्षा में हमने क्या जाना था उसे समराइज करते हैं। हमने जाना था साथियों कि सोशल रिफॉर्म के तहत किस प्रकार भारत में कुछ लोग समर्थक थे और कुछ लोग विरोधी थे। समर्थक के तौर पर देखिएगा तो विशेष तौर पर राजा राम मोहन राय, जस्टिस रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले और अन्य प्रकार के भी लोग आते रहे। और विरोधी के पक्ष में देखिएगा तो उसमें भी कुछ लोग थे। तिलक जी थे, खैर इनका कॉन्सेप्ट अलग था एज ऑफ कॉन्सेंट बिल को लेकर। और फिर देखिएगा तो राधा कांत देव थे जो सती प्रथा के मुखर विरोधी थे। तो ऑल ओवर हम लोगों ने इतना जान चुका था। चूँकि ऑनलाइन कक्षा में डिक्टेट कराना चीज़ों को मुश्किल होता है, इसलिए मैं फैक्ट जो होता है उसे तो मैं बोल ही देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात रहती है, जहाँ से मेंस में आने की संभावना होती है प्रश्न, उसको हम पॉइंट लिख के उसको डेप्थ में जाते हैं, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आए, आपका ब्रॉड एक समझ विकसित हो। हमारा उद्देश्य क्या है क्लास चलाने का? हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी टॉपिक पर समझ बने। जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो आपके कलम भी बोलना शुरू कर देगा, मतलब चलना शुरू कर देगा। तो प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट होता है मैं लिख भी देता हूँ, बोल भी देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। और मेंस के लिए मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख देता हूँ और फिर लिख के उसको डेप्थ में जाकर समझा भी देता हूँ, तो आप समझ भी सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा में अक्सर आप देखिए कि डिक्टेट कराना चीज़ों को बहुत मुसीबत वाली काम होती है। तो आप इस चीज़ को समझें, वीडियो को 2 बार देखें, 4 बार देखें और फिर उसको नोट डाउन करने का प्रयास करें अपने नोट्स बुक में। तो ऑल ओवर हम लोगों ने ये सारी बातें कर लिया था। आज हम लोग जो जानेंगे सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत, वो जानेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। जो कि दयानंद सरस्वती का नाम पहले जब आता है तो सबसे पहले जानना होगा कि दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाजी थे। उसके पहले जानिए कि आर्य समाजी क्या था। तो यह एक व्यक्तियों का संगठन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में होता है। हालांकि अब बम्बे बोलते हैं, लेकिन इतिहासकार आपको बम्बई ही बोलेगा। देखते हैं लोग दिल्ली को बहुत शौक से बोलते हैं, दिल्ली ही। तो ये मॉडर्निटी का प्रकोप है लोगों पर। तो खैर आप इन सब चीज़ों में ना उलझे कि दिल्ली क्यों बोलते हैं, बॉम्बे क्यों बोलते हैं, आप कंटेंट पर फोकस करें। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाजी थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में होता है। जब इनको हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो अप्रोच होना चाहिए, स्टडी अप्रोच, वो क्लासिफिकेशन के माध्यम से होना चाहिए कि इन्होंने पहला कहा वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास। ये किनका वर्ड है? दयानंद सरस्वती का वर्ड है कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये क्यों लौटने बोल रहे हैं वेदों की ओर? क्योंकि 18 और 19 सेंचुरी के आसपास जितना भी समाज में विचलन कृतियाँ हैं, विचलन जो प्रवृत्तियाँ हैं, सती हो जाना, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिरोध करना, विरोध करना, बाल शिशु हत्या, ये दास प्रथा आदि जो समाज में विद्यमान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप वेदों की ओर लौटो और लौट कर देखो कि उस समय का समाज कितना प्रगतिशील और नैतिक मान और मानवतावादी और स्वतंत्रतावादी था। तो ये दयानंद सरस्वती का कॉन्सेप्ट है जो 18-19 सेंचुरी के दौरान ये दे रहे हैं। आगे देखिए, ये कहते हैं फिर उन्होंने गौ रक्षा के लिए कार्य किए। राष्ट्रवाद का भी इन्होंने पुरजोर समर्थन किया। और राष्ट्रवाद के दौरान देखिएगा तो इसका फोकस था स्वराज, स्वभाषा, स्वदेशी, डबल ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मीन्स स्वराज, स्वभाषा और क्या, तो स्वदेशी। इनका इस तरह से पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। अब यहीं से तो चीज़ पूछते हैं ने, प्रश्न में आपसे यही लोग पूछ लेंगे। तो आप समझिए ये वेदों की ओर क्यों कहते थे? क्योंकि नैतिक शिक्षा था, परोपकार था, उपकार था, सौहार्द जीवन जीने की शैलियाँ विद्यमान थी वेदों में। ऐसा किनका मानना है? दयानंद सरस्वती का। इनका मानना यह था पूर्ण रूप से कि भारत का अतीत ज्ञान मार्गी था।
मानवतावादी था, समतावादी था, आदि आदर्शों पर निर्भर था। लेकिन बाद के कालों में समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां विद्यमान हो गई है। अतः इन सब पर प्रतिबंध हेतु जो राजे दयानंद सरस्वती है वो फोकस कर रहे हैं किस पर, कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। इसके साथ साथ देखिएगा कि इन्होंने भक्ति मार्ग और कर्मकांडी मार्ग आदि को इन्होंने विचलन बताया, कि जो भक्ति मार्ग धर्म है और कर्मकांडी मार्ग धर्म है, ये एक विचलन का प्रकार है। समाज में ये विचलन के तौर पर एक बुराइयां हैं जो लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करके उस पर बला विवेक करने का कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो काम किया वो गौरक्षा, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या था उसको समझिए। शुद्धिकरण का मतलब ये था कि 18 और 19 सेंचुरी के दौरान जो भी भारतीय नागरिक, भारतीय लोग जो इस्लाम और ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लिए थे, अपना लिए थे, उसे पुनः भारतीय हिंदू धर्म में लाना ही शुद्धिकरण कहलाता था। तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धिकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया। जैसे आजकल न्यूज़ पर देखते हैं पॉलिटिशियन लोग बहुत बोलते रहते हैं, और जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं वो, कि घर वापसी, घर वापसी। तो यही कॉन्सेप्ट है जो लोग बोलते रहते हैं, घर वापसी। तो आपने ये समझ गया, स्वराज, स्वभाषा, स्वदेशी, ये आपको पता है। स्वराज मतलब जो हमारा राज्य है उसे दिया जाए। अब राज्य दिया जाएगा तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए हैं। अब उसी के दरमियान देखिए कि राजा राम मोहन राय का जो कुछ सीमाएं थी वो सीमाएं क्या थी। तो सीमाएं के तौर पर देखिएगा तो ये पश्चिमी आधुनिक विकास को नकारा, यानी जो वेस्टर्न कल्चर से जो एजुकेशन था, जो पश्चिमी विकास डेवलपमेंट गतिविधियां थी, उसको इन्होंने नकारा। और अतः आगे चलकर आर्य समाज दो भागों में बट गया, गुरुकुल कांगड़ी और डीएवी। गुरुकुल कांगड़ी का संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद, और डीएवी का संस्थापक थे मूल तौर पर लाला लाजपत राय और लाला हंस राय। गुरुकुल मतलब गुरु और शिष्य का रहने का जगह, वो कहाँ था, कांगड़ी में। कांगड़ी एक हरिद्वार में जगह है, वहाँ पे गुरुकुल का निर्माण हुआ था। ये हरिद्वार के आसपास यूपी में पड़ता है। डीएवी का क्या कॉन्सेप्ट था, तो डी फॉर दयानंद, ए फॉर आंग्ले, वी फॉर वैदिक, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक। यानी दयानंद सरस्वती के शिक्षाओं को आगे चलकर लोगों ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों के सहयोग से ही भारत को आधुनिक राष्ट्रवाद विकसित करने का प्रयास किया। यानी डीएवी का मतलब ये दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी पूर्व के रीति रिवाज भी इसमें होगा, और पश्चिम से जो सीखने योग्य बातें होंगे, मानवतावादी, स्वतंत्रतावादी, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी, इन सब को भी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो ये ऐसा व्यवस्थाएं थी। और फिर आगे देखिए कि राष्ट्रवाद समझ गए। संस्था, संस्था भी मैंने बताया आर्य समाज था, और विभाजन क्या बताया, जो भी बताया गुरुकुल कांगड़ी डीएवी, और इसका योगदान क्या है इसके हम लोग 2 मिनट के बाद जानेंगे। लेकिन अब जो कि राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती दोनों एक बुद्धिवादी विचारक हैं, बुद्धिवादी सोच के व्यक्ति हैं, तो दोनों में समानता और असमानता विद्यमान भी थी। तो क्या विद्यमान था उस चीज़ को समझिए कि दयानंद और राजा राम मोहन राय में समानता। अगर प्रश्न यहीं से आते हैं और इसी प्रकार के आते हैं कि राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती में क्या समानता था, क्या समरूपता था, तो दयानंद सरस्वती ने पश्चिम शिक्षाओं को नकारा, जबकि राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा और पूर्व की शिक्षा दोनों पर संयोग स्थापित करके भारत को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। दोनों कर्मकांडी पुरोहितवादी विरोधी थे, यानी कर्मकांड और पुरोहित दोनों को ये लोग विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत हेतु पश्चिम और पूर्व शिक्षा दोनों पर बल देते थे। दोनों
बुद्धिवादी, मानवतावादी, स्वतंत्रतावादी थे। राजा राम मोहन राय विशेष तौर पर देखिएगा तो इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन किया सोशल रिफॉर्म में, उसके लिए कोई अनुकरणीय पुस्तक का विकल्प नहीं दिया। जबकि दयानंद सरस्वती देखिएगा तो सत्यार्थ प्रकाश नाम का पुस्तक का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि हिंदी भाषा में अनुवाद करते हैं और लोगों को पढ़ने योग्य बनाते हैं। दयानंद सरस्वती में अन्य धर्मों के प्रति अस्वीकृति का भाव था। जो दयानंद सरस्वती थे वो अन्य धर्मों को अस्वीकृति के भाव से देखते थे। तो इस तरह से आप राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के बीच को समानता को आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि प्रश्न कैसे बनाते हैं। जो कमीशन वाले प्रश्न बनाएंगे वो प्रश्न यही बनाएंगे कि क्या दयानंद सरस्वती पश्चिमी शिक्षाओं के समर्थन हेतु भारत के आधुनिकीकरण करना चाहते थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन गढ़ देंगे ए, और दूसरा ऑप्शन बी में गढ़ देंगे कि राजा राम मोहन राय पूर्व की शिक्षा और पश्चिम शिक्षा दोनों के सहयोग से ही भारत को आधुनिकीकरण करना चाहते थे। और फिर कूट में उसी को सजा देंगे और कूट में सजा देंगे और कह देंगे केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या इनमें से सभी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ तुक्का ही मार के आएंगे। तो फिर से इस चीज को समझिए। दयानंद सरस्वती ने पश्चिम शिक्षा को नकारा। प्रश्न कैसे रहेगा उस प्रश्न के प्रवृत्ति को आप समझिएगा। और कमीशन वाले ऑप्शन क्या देते हैं, ऑप्शन आपको देंगे और प्रश्न जो गढ़ते हैं कमीशन वाले लोग, तो प्रश्न कैसे गढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि क्या राजा राम मोहन राय पश्चिमी और पूर्व शिक्षा के समर्थन हेतु भारत के आधुनिकीकरण बनाने का प्रयास करते थे। ये सारी बातों को जानेंगे आप, तभी कमीशन द्वारा प्रश्न के ऑप्शंस को पकड़ पाएंगे। इसके लिए आपको गोता लगाना होगा, गहराई में जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा। तो कैसे बनते हैं इसका प्रवृत्ति मैंने आपको बताया। कमीशन वाले इसी तरह के प्रश्न हमेशा पूछते आए हैं और आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो आपको यही अंदाज में प्रश्नों की झलक नजर आएगी। क्योंकि कमीशन वाले एक यात्रा कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर सीमित हो गए हैं और कमीशन वाले हर साल प्रश्न का प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को नया नया खोज रहे हैं। रकमाबाई पर देखे, पिछले साल में एक आर्टिकल छपा और उस पर प्रश्न भी पूछ दिया कमीशन वाला। तो जो प्रश्न होगा, अब यहां से देखिए तो फंसाने का पूरा संभावना नजर आता है कि नहीं। कमीशन वाले प्रश्न गढ़ देंगे यहीं पे कि क्या दयानंद सरस्वती पूर्व और पश्चिम के दोनों शिक्षाओं के सहयोग से ही भारत को आधुनिक करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर ए। बी गढ़ देंगे कि क्या राजा राम मोहन राय को यह मानना था कि पूर्व और पश्चिम दोनों के शिक्षाओं के बल पर ही भारत आधुनिकीकरण होगा, बी ऑप्शन। अब कूट में सजा देंगे और ऑप्शन डाल देंगे, केवल ए सही, केवल बी सही, ए और बी दोनों सही, इनमें से सभी सही। और आपको दिमाग यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करेगा। एलिमिनेटरी प्रोसेस यदि आपका माइंड का प्रोसेस नहीं चलेगा तो आप गलत करके चल आएंगे। और अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि दयानंद सरस्वती सिर्फ और सिर्फ पूर्व की शिक्षाओं पर ही बल दे रहे हैं, तो ऑप्शन जो बी है राजा राम वाली वो सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझना है और आपको ऐसे पढ़ना है। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2-4 फैक्ट याद कर लीजिए, बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना, खत्म हो गया। डेप्थ में जाइए, और डेप्थ में जब जाते हैं हिस्ट्री में तो उसमें जगह होता है कि वो गोता आपको लगवाएगा। तो ऐसे हिस्ट्री पढ़ा जाता है। तो इस तरह से दोनों जो थे कर्मकांडी विरोधी थे। अब देखिए एक भाषा आता है कर्मकांडी और पुरोहितवाद। कर्मकांडी और पुरोहितवाद, यज्ञ,
यज्ञ करना कोई गलत बात नहीं है, इससे प्रकृति शुद्ध होती है, बहुत तरीके से शुद्ध होती है। उसमें अच्छे किस्म का धूप होता है, घी डालते हैं, जिस कारण प्रकृति शुद्ध होता है। लेकिन यज्ञ करते समय लोगों का भाव ये होता है कि हम पुरोहितों से करावेंगे, और जो कि पुरोहित मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करेगा, जिससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो कहेंगे मांगो वत्स, क्या मांगते हो, तो कहेंगे बेटा मांगते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को अपने अनुसार ढाला। यज्ञ के रास्ते कर्मकांडी व्यवस्था का विकास हुआ। तो यज्ञ खराब चीज नहीं है। यज्ञ के रास्ते देखिएगा तो कर्मकांडी पुरोहितवादी व्यवस्था का विकास हुआ, और पुरोहितवादी व्यवस्थाओं ने इस चीज को अपने अनुसार बनाकर, अपने इंटरप्रिटेशन पर उतारकर इस तरह का अवसर दिया कि देवता शुभ और अशुभ तभी होंगे जब इसको हम अपने अनुसार खुश करेंगे। तो ये कर्मकांडी है। कर्मकांडी का मतलब ही यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा समझ में आई होगी। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।